जय हिंद दोस्तों, आज फिर से नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का एमजेसी हिस्ट्री, जो कि ऑनर्स में हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए है। उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है मॉडल सेट 1 आज हम कराने वाले हैं, जो कि टोटल हम जो है 5 मॉडल सेट कराएंगे, जो कि टीएमबी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें जो है एग्ज़ाम का डेट आ गया है। इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, जो कि 7 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, जो कि इसमें जो है 5 मॉडल सेट कराएंगे। उसमें जो है 4 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद उसमें 3 है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। अगर इसका आप लोग PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगवा सकते हैं, जो कि अभी निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री में। इसके बाद अगर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है वह किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए में है ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी में है लैटिन, ऑप्शन सी में है संस्कृत, ऑप्शन डी जो कि अरबी। जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलिए इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। जो इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में हेरोडोटस, ऑप्शन बी में है प्लेटो, ऑप्शन सी में है अरस्तु, ऑप्शन डी में है थ्यूसिडाइड्स। जो इतिहास का जनक कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। जो हड़प्पा सभ्यता वो किस युग की है। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया गया ए ऑप्शन में कि लौ युग, बी ऑप्शन में है कांस्य युग, सी ऑप्शन में है पाषाण युग, ऑप्शन डी में है आधुनिक युग। जो हड़प्पा सभ्यता की जो युग है वो कांस्य युग है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसलिए आप लोग इसको अंत तक जरूर क्लास कीजिए, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो ऑप्शन ए में है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी में है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी में अपठित, ऑप्शन डी में है संस्कृत। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो अपठित है, जो कि अभी तक वो अपठित ही है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। जो मोहनजोदड़ो वो कहाँ किस देश में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन में है भारत, और सेकेंड ऑप्शन में है पाकिस्तान, फिर सी ऑप्शन में है नेपाल और डी ऑप्शन में है अफगानिस्तान। जो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में भी स्थित है। इसके बाद चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन थे। जो ऋग्वेद में प्रमुख देवता थे वे कौन थे। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी शिव। तो इंद्र ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में है सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। सभा और संस्कृति जो है वो किस काल की संस्थाएं थी। फर्स्ट ऑप्शन में है वैदिक काल, सेकेंड ऑप्शन में है मौर्य काल, थर्ड ऑप्शन में है गुप्त काल, फोर्थ ऑप्शन में है मुगल काल। जो सभा और समिति की जो काल की संस्थाएं थी वे थी वैदिक काल के, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा सही। जो सभा और समिति जो काल था वो वैदिक काल में थी, उसकी संस्थाएं थी। इसके बाद चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में है वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक आधार क्या था। जो वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक आधार क्या था। फर्स्ट ऑप्शन में है जन्म, सेकेंड ऑप्शन में है धन, सी ऑप्शन में है कर्म, डी ऑप्शन में है शिक्षा। जो वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक आधार था वो था कर्म, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन में है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जो सबसे पुरानी वेद है वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में यजुर्वेद, बी ऑप्शन में है सामवेद,
सी ऑप्शन में अथर्ववेद, डी ऑप्शन में ऋग्वेद। जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। आप लोग इसे जरूर याद करके रखें। इसके बाद है इसमें 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है पुरातत्व का संबंध किससे है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी भौतिक अवशेष, ऑप्शन डी दर्शन। जो पुरातत्व का संबंध है वो है भौतिक अवशेष से, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो 4 आज कराने वाले हैं, तो उसी को पहले देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के स्रोत क्या है? तो इतिहास का स्रोत वे साधन और प्रमाण में होते हैं जिनके आधार पर इतिहासकार अतीत की घटनाएं, समाज, संस्कृति और जीवन पद्धति का अध्ययन करते हैं। इतिहास का स्रोत वह कहलाता है जिनके आधार पर इतिहास के अतीत की घटनाओं और समाज की घटनाएं, संस्कृति और जीवन पद्धतियों का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के स्रोत कहा जाता है। तो इतिहास के स्रोतों का मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और मौखिक स्रोत होते हैं में विभाजित किया गया है। जो इतिहास के स्रोत को विभाजित किया गया वो 3 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला खंड है साहित्यिक स्रोत, दूसरा खंड है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा खंड है मौखिक स्रोत। इसलिए इस 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, यात्रियों के विवरण तथा ऐतिहासिक पुस्तकें शामिल होती है। तो साहित्यिक स्रोत में क्या शामिल है? तो धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, यात्रियों के विवरण तथा ऐतिहासिक पुस्तकें जो है वो साहित्यिक स्रोत में है। आपको पूछ सकता है कि साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा विवरण मिलते हैं, तो आपको बताना होगा कि वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य जो है वो साहित्यिक स्रोत में मिलते हैं। इसके बाद इसमें है जो हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हैं। जो साहित्यिक स्रोत है वह हमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हैं जो कि पहले बीत चुके हैं। इसके बाद है इसमें पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवनों के अवशेष, मूर्तियां, औजार और मिट्टी के बर्तन आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या मिलते हैं? तो अभिलेख, सिक्के और स्मारक, भवनों के अवशेष, मूर्तियां, औजार और मिट्टी के बर्तन आते हैं। तो ये हुआ पुरातात्विक स्रोत जिसमें हमें उस काल की भौतिक संस्कृति और आर्थिक जीवन के बारे में प्रमाणित जानकारी मिलती है। ये होता है पुरातात्विक स्रोत में। इसके बाद मौखिक स्रोतों की लोक कथाएं। तो मौखिक स्रोत की लोक कथाएं जो है वो है लोकगीत और परंपरा शामिल होती है जो हमारे समाज की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। इन सभी स्रोतों को समन्वित अध्ययन से इतिहासकार अतीत का सटीक और प्रमाणित चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह हुआ इतिहास के स्रोत के बारे में जो कि 3 भागों में विभाजित किया गया है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और मौखिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत उसे कहा जाता है जिसमें सिक्के और स्मारक के अभिलेख जो मिलते हैं। इसके बाद साहित्यिक स्रोत उसे कहा जाता है जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य की जो रचनाएं उसमें शामिल है। इसके बाद मौखिक स्रोत जो लोकगीत और परंपराएं जो शामिल होती है वो मौखिक स्रोत में होती है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह विश्व में सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, जिसकी प्रमुख विशेषता इसकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। इस सभ्यता के नगर चौड़ी और सीधी सड़कों से बने थे, जो कि इस सभ्यता की जो नगर थी वे चौड़ी और सीधी सड़कें से बने थे जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो एक दूसरे को जो है वो समकोण पर काटती थी, जिससे शहरों का नियोजन अत्यंत व्यवस्थित प्रतीत होता था। जिससे जो वहाँ के शहर का जो नियोजन होता था वो अत्यंत ही व्यवस्थित प्रतीत होता था। मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। वहाँ के जो मकान होते थे हड़प्पा सभ्यता के वह पक्की ईंटों के बने होते थे।
लगभग प्रत्येक घर में जल निकासी की व्यवस्था थी। लगभग जो है सभी घर में जल निकासी करने की व्यवस्था थी, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विकसित अर्थव्यवस्था थी। जो दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता है इसकी अर्थव्यवस्था थी, जिसकी आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो क्या था, तो कृषि, पशुपालन और व्यापार। तो हड़प्पा के लोग कपास की खेती करते थे। आपको पूछ सकता है कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो किस चीज़ का खेती करते थे, तो कपास के खेती करते थे। इसके बाद दूर दराज क्षेत्रों में जैसे मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे और दूर दराज तक व्यापार करने के लिए चले जाते थे। जो मेसोपोटामिया थे वहाँ तक चले जाते थे। इस प्रकार यह सभ्यता सामाजिक संगठन, तकनीकी ज्ञान और आर्थिक समृद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण थी। जो इस प्रकार जो यह सभ्यता वह सामाजिक संगठन, तकनीकी ज्ञान और आर्थिक समृद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद चलिए इसमें देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में वैदिक समाज की सामाजिक संरचना संक्षेप में बताइए। वैदिक समाज की जो सामाजिक संरचना है उनको संक्षेप में बताइए। तो वैदिक समाज की सामाजिक संरचना प्रारंभिक काल में सरल और जनजातीय स्वरूप की थी। तो वैदिक समाज की जो सामाजिक संरचना है वह प्रारंभ काल में ही सरल और जनजातीय स्वरूप की थी, जिसमें परिवार समाज की मूल इकाई था। इसमें जो परिवार था वो समाज की मूल इकाई था और पिता परिवार का मुखिया माना जाता था और पिता जो है परिवार का मुखिया माना जाता था। समाज में समानता का अभाव अधिक था और समाज में जो है वो समानता का अभाव अधिक था और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और वर्ण व्यवस्था जो है वह कर्म पर आधारित थी, जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों के अनुसार समाज में स्थान प्राप्त करता था। जिसमें जो है व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार ही किसी भी स्थान पर वो प्राप्त करते थे। तो समय के साथ उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल हो गया। जो समय के साथ है वो उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल हो गया और पूर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित तथा कठोर हो गई। और पूर्ण वर्ण व्यवस्था जो है वह जन्म पर आधारित तथा कठोर हो गई। समाज 4 वर्णों से बने हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो समाज है वो 4 वर्णों से मिलकर बना है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र में विभाजित हो गया। जो 4 भागों में विभाजित हुआ वो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिससे सामाजिक असमानता बढ़े। उसी समय जो है सामाजिक असमानता बढ़े। इसके बाद महिलाओं की स्थिति प्रारंभ में अच्छी थी। महिलाओं की जो स्थिति थी वह प्रारंभ में अच्छी थी। वे शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। वहाँ की जो महिला थी वह शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भी भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में गिरावट आई। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें महिलाओं को गिरावट आई। इस प्रकार वैदिक समाज में धीरे धीरे एक असाधारण जनजातीय समाज से जटिल वर्ग आधारित समाज में परिवर्तित हुआ। जो धीरे धीरे वो एक साधारण जनजातीय समाज से जटिल वर्ग आधारित समाज में परिवर्तित हुआ। इसके बाद चलिए इसमें देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में पुरातत्व का महत्व लिखिए। जो पुरातत्व का क्या महत्व है, तो पुरातत्व इतिहास के अध्ययन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। जो पुरातत्व है वो इतिहास के एक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसमें माध्यम से हम उन सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है जिनके लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो पुरातत्व के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी बहुत कम पुरातत्विक खुदाई से प्राप्त भवनों के अवशेष, औजार, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, सिक्के और अभिलेख हमें उस समय के लोगों के जीवन स्तर, तकनीकी विकास, कला, व्यापार और सामाजिक संरचना के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। तो उदाहरण के रूप में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वह मुख्यतः पुरातात्विक खुदाई के कारण ही संभव हुई। जो हड़प्पा सभ्यता की जो भी जानकारी प्राप्त हुई वो पुरातात्विक का ही महत्व है, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई के कारण ही
संभव हुए और पुरातत्व ने केवल इतिहास को प्रमाणित करता है बल्कि उसे पुरातत्व जो है न केवल इतिहास को प्रमाणित करता है बल्कि उसे अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाता है क्योंकि यह ठोस भौतिक साक्ष्यों पर आधारित होता है इस प्रकार इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इस प्रकार जो इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातत्व की अत्यंत भूमिका रही है। इसके बाद चलिए इसमें देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो ग्रुप सी में आता है। आप लोग को जो हम 5 क्लास कराएंगे वो 5 क्लास में निश्चित है कि आपका 80% जो तैयारी है वो कंफर्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपका इस PDF चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध कर दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं जो कि ये 10 नंबर होने वाला है। जो 10 नंबर 3 क्वेश्चन बनाना होता है, इसलिए हम 3 क्वेश्चन ही ले आए हैं जो कि ग्रुप सी में होता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र एवं महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कह रहा है कि इतिहास की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इसमें इतिहास समाज के अतीत का क्रमबद्ध और प्रमाण आधारित अध्ययन है। इतिहास मानव समाज के अतीत को क्रमबद्ध और प्रमाण आधारित अध्ययन है जिसके माध्यम से हम यह समझते हैं कि समय के साथ मानव जीवन, समाज, संस्कृति और संस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन हुए। तो हम जो इतिहास की प्रकृति के आधार पर हम यह समझ पाते हैं कि समय के साथ मानव जीवन, मानव समाज, संस्कृति और संस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन हुए। इसके बाद इतिहास की प्रकृति, तो इतिहास की प्रकृति वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक मानी जाती है। जो इतिहास की प्रकृति है वो वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक मानी जाती है क्योंकि यह केवल घटनाओं का वर्णन ही नहीं करता बल्कि उनके कारणों और परिणामों की व्याख्या भी करता है। ये सिर्फ घटना का ही वर्णन नहीं करता है, उनके कारण क्या थे, उनके परिणाम क्या निकलेंगे, उनके भी ये वर्णन करते हैं। इसके बाद इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जो इतिहास का क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं का अध्ययन शामिल होता है। इसके अंतर्गत न केवल राजाओं और युद्धों का अध्ययन किया जाता है बल्कि सामान्य जीवन, उनकी परंपरा और विचारों और संस्थाओं को भी समझा जाता है। इतिहास का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह हमें अतीत के अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। जो इतिहास का महत्व है वो बहुत ही अधिक है क्योंकि यह जो है हमें अतीत के अनुभवों से सीखने का अवसर देता है और वर्तमान की समझ में सहायता करती है। इतिहास का महत्व को समझकर और वर्तमान में समझने में सहायता करती है। इतिहास के अध्ययन से राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरूकता का विकास होता है। तो इतिहास के अध्ययन से में क्या क्या होता है, तो राष्ट्रीय चेतना, तो सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरूकता का विकास होता है तथा भविष्य की योजनाओं बनाने में मदद मिलती है तथा जो भविष्य की जो योजना तैयार करते हैं उसमें भी काफ़ी मदद होता है। इसके बाद इस प्रकार इतिहास मानव जीवन को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण ज्ञान है। इस प्रकार जो इतिहास मानव जीवन को दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। अगर आप लोग को इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं, इसलिए आपको समझने में काफ़ी आसान होगा और अगर आप लोग दोबारा क्लास कीजिएगा तो आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए एक बार से नहीं होता है तो 2 बार इस क्लास को जरूर अंत तक कीजिए। तो चलिए अब क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और आर्थिक जीवन का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है।
तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन विश्व की सबसे विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्राचीन विश्व की सबसे विकसित नगरीय है वो सभ्यताओं में से एक थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। जो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। इस सभ्यता के नगरों की सड़कों को इस प्रकार बनाया गया था कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो वहाँ के नगर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जिससे पूरा नगर एक सुनियोजित रूप से में व्यवस्थित दिखाई देता था। जो उस तरह के डिजाइन में जो है वो पूरे नगर को एक नई डिजाइन में सभी लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव करते थे। मकान पक्की ईंटें से बने होते थे और वहाँ के मकान जो है वह पक्की ईंटें से बने हुए थे। लगभग हर घर में स्नान घर तथा जल निकासी की व्यवस्था होती थी। एवं जो वहाँ की जो घर थी वह घर सभी घर में स्नान घर की सुविधा उपलब्ध थी और जल निकासी की भी व्यवस्था थी, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरों और स्वच्छता व्यवस्था को दर्शाता है। जो है उस समय की उन्नत सभी चीज़ों को दर्शाता है कि कैसे घर में स्नान घर बने होते थे। इसके बाद नगरों में अनाज भंडार, और नगरों में भी अनाज भंडार, कुएं और सार्वजनिक स्नानघर भी पाए जा गए हैं, जो सामूहिक जीवन की उन्नत व्यवस्था का प्रमाण है। तो आर्थिक जीवन की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता बहुत समृद्ध थी, जिसका मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार था। तो वहाँ के जो समृद्ध की जिसका जो मुख्य आधार था वो कृषि, पशुपालन और व्यापार था। लोग गेहूँ, जौ और कपास की खेती करते थे। वहाँ के जो लोग थे वो गेहूँ और कपास, जौ की खेती करते थे तथा धातु और मानकों से वस्तुएं बनाए जाते थे। तो धातु और मानकों से जो है वस्तुएं बनाते थे। इस सभ्यता का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ। तो इस जो हड़प्पा सभ्यता की व्यापारी जो है वो दूर दूर तक फैले होते थे, जो कि मेसोपोटामिया से जैसे क्षेत्रों से भी इसके व्यापारिक संबंध थे। जो मेसोपोटामिया है वो उस क्षेत्र से भी इसका फैला हुआ था क्षेत्र, इसके व्यापारिक संबंध थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और आर्थिक व्यवस्था उसकी उन्नत और संगठित जीवन शैली को दर्शाता है। जो हड़प्पा सभ्यता उसकी उन्नत और संगठित जीवन को शैली को दर्शाता है, यह होता है हड़प्पा सभ्यता में। इसके बाद जो इसमें तीसरा क्वेश्चन में उत्तर वैदिक काल में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन समझाइए। तो उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन है उसको समझाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि उत्तर वैदिक काल में समाज और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो उत्तर वैदिक काल में जो वो समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिला, जिससे भारतीय समाज का स्वरूप अधिक जटिल और संगठित हो गया। जिससे जो है भारतीय समाज का स्वरूप जो वो अधिक जटिल हो गया और संगठित हो गया। इसके बाद सामाजिक दृष्टि से इस काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर और जन्म पर आधारित हो गई। काल जो है वहाँ की उस काल की वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर और जन्म पर आधारित हो गई, जिसके कारण समाज में असमानता बढ़े। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग का प्रभुत्व बढ़ गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग का जो है वह प्रभुत्व बढ़ गया, जबकि शूद्रों की स्थिति अपेक्षाकृत निम्न हो गई। और जो शूद्रों की जो अपेक्षाकृत जो निम्न हो गई, जो कम हो गई। परिवार की संरचनाएं भी अधिक प्रतिष्ठात्मक हो गई और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे जनजातीय गणों के स्थान पर बड़े राज्यों का उदय हुआ। जो छोटे छोटे जनजातीय गणों की जो थे उसमें जो है बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, और राजा की शक्ति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गई, और राजा की जो तुलना में शक्ति थी वो बढ़ गई और अधिक मजबूत हो गई। शासन व्यवस्था अधिक संगठित हो गई
और प्रशासनिक ढांचा विकसित हुए, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व धीरे धीरे जो है कम होने लगा और राजतंत्र मजबूत हुआ। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल का सबसे जो सामाजिक असमानता की वृद्धि और राजनीतिक केंद्रीकरण का जो काल था, जिसने आगे चलकर महाजन पदों के उदय की नींव रखी। इसी से जो है आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में ही जो है आगे चलकर महाजन पदों की उदय की नींव रखी। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, जो कि इसमें आज हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए और 3 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और 4 लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावना जो है 80% है। इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक अगर किए तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 5 सेट हम कराएंगे मॉडल सेट, तो उसी से आप लोग का 80% जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस 5 क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। इसका हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहे। अगर इसका आप लोग PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध नहीं है, अभी टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पे जल्दी से मंगा सकते हैं। अगला क्लास जो होगा इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे, जो कि मॉडल सेट 2 होने वाला है। इसलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।